जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में इसको एनालाइज करेंगे एंड ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये आपके आरबीआई एग्जाम एंड नबार्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सेबी के लिए भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें सब फाइनेंशियल टर्म्स इंक्लूडेड है। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेलकम टू एक्सएमबी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर हेल्दी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वाई आई एम सेइंग दिस, कि व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। कुछ तो वजह होगा ना इसके पीछे। तो चलो, लेट्स सी द रीजंस। तो देखो, न्यूज में कुछ इस प्रकार से हेडलाइन आ रहे हैं। इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स टू हाईएस्ट सिंस 2013। इंडियाज फिस्कल डेफिसिट एट $66.5 बिलियन। मतलब यही तो हमको सोचने को मजबूर करता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। इसके साथ साथ वी आर अगेन सीइंग ए न्यूज रिलेटेड टू फॉरेक्स। फॉरेक्स रिजर्व डिप बाय 23 बिलियन बाय दिसंबर। ठीक है, मतलब एक तो वो आज के दिन में 537 बिलियन के आसपास है, बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब और 23 बिलियन से गिर जाएगा बाय दिसंबर। अब एक रिपोर्ट भी आया, रिपोर्ट भी बोल रहा है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व फेल द मोस्ट अमॉन्ग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट। So, yes, all this kind of news tend us to think कि what is happening in the economy. स्टोरी यहाँ पे शुरू नहीं होता है, स्टोरी तो और भी है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन राइसेस टू 7% इन अगस्त। तो देखो, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है लेकिन आईआईपी गिर रहा है, जो तुम्हारा ग्रोथ को दिखाता है। अब जो आरबीआई का पॉलिसी प्रोजेक्शन है, वो इन्फ्लेशन सितंबर में 5 मंथ हाई हो सकता है एट 7.6%। ये तो आरबीआई खुद बोल रहा है। नाउ यहां पे वी हैव सीन वन डेटा, राइट। वी ऑलरेडी नो दैट ग्रोथ कितने परसेंट से ग्रो किया है क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 1 में वी हैव ग्रोन बाई 13.5%। सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हमारा टारगेट तो 16.2 का था आरबीआई के हिसाब से। सो वी मिस द टारगेट। कितने बड़े गैप से मिस किया हमने। सो ये सारे रीजंस हैं जिससे मैं बोल रहा हूं व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, एंड लेट्स एनालाइज इट। लेट्स एनालाइज इट इन दिस 6 हेडिंग्स। एक है करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि गेटिंग वाइड। देन इज फिस्कल डेफिसिट विच इज एट ऑल टाइम हाई। देन फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो फॉलिंग तो है ये, एंड विल फॉल फर्दर। हमने देखा ना कि 23 बिलियन और गिर जाएगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर। देखते हैं क्या होता है, दिसंबर आने दो। देन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो अगस्त में ये तो बढ़ गया, जुलाई के बाद, एंड मे राइज फर्दर इन सितंबर। ये कौन बोल रहा है? ये खुद आरबीआई का प्रोजेक्शन बोल रहा है। देन ग्रोथ टारगेट बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट हमने मिस किया। हमने ग्रो किया 13.5 से, दैट्स गुड, बट हमने टारगेट को तो मिस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेपो रेट को, वो तो भैया रेपो रेट बढ़ ही जा रहा है। मतलब आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आया उसमें भी रेपो रेट बढ़ाया गया, आरबीआई ने 50 बीपीएस से बढ़ाया है रेपो रेट। उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन तो फर्दर बढ़ेगा। सो मतलब अगेन द सेम क्वेश्चन, हाउ इज द इंडियन इकोनॉमी रियली डूइंग। सो बी विथ मी टिल द एंड, वी विल एनालाइज एवरीथिंग इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट से। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। सीधा सिंपल लैंग्वेज क्या है, मतलब लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे, सीएडी इज द शॉर्टफॉल बिटवीन द मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। हमने एज ए कंट्री कितना माल बाहर के देशों को बेचा, एंड द मनी स्पेंड टू बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अदर नेशन, और हमने कितना पैसा खर्च किया बाहर के देशों से सामान खरीदने में। करेक्ट। ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, स्ट्रेट एंड सिंपल लैंग्वेज में। अब हम वो रीजंस को एनालाइज करते हैं। हमने क्या देखा था? सीएडी वाइडेंस। तो देखो, ये है वाइडेंस का न्यूज। इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट इन अप्रैल टू जून, मतलब ये क्वार्टर 1, अच्छे से समझो, was at 23.9 बिलियन और 2.8% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, 2.8% किसका है? जीडीपी का। मच हायर देन दी 13.4 बिलियन और 1.5 ऑफ द जीडीपी इन जनवरी टू मार्च 2020। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 4,
लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 4, मतलब यहाँ पे अब मैं लिखता हूं, ये है FY23 का, ये है FY22 का। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 के Q4 को देखेंगे तो 1.5% था, वो अचानक से नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ के 2.8%, मैंने समवेयर अराउंड 3% हो गया है। एंड जो आरबीआई के गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर, उन्होंने एक एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि करंट अकाउंट हम 1.5% से, ये अगस्त मंथ में उन्होंने कहा था, ठीक है, 1.5% से 3% तक हम संभाल सकते हैं, इसके बाद हमको बोरोइंग्स मतलब हेवी बोरोइंग शुरू करना पड़ेगा। सो अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी? तो इसको हम एनालाइज करते हैं। ये जिस प्रकार से नेगेटिव साउंड कर रहा है उस प्रकार से नेगेटिव नहीं है। हाउ? लेट अस सी। तो देखो इसमें थोड़ा सा और हम डीप डेटा को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में, मतलब पूरे साल का अगर हम देखेंगे, ये तो क्वार्टर 4 का देखे हमने 1.5, अगर हम पूरे साल का देखेंगे Q1 Q2 Q3 Q4 FY22 का, तो CAD था 1.2% ऑफ द GDP, विच इज इक्विवेलेंट टू 38.7 बिलियन। ठीक है। नाउ अगर हम सरप्लस की बात करें तो एक पॉजिटिव भी ये है कि हम सरप्लस भी देख चुके हैं। इंडिया हैज रिकॉर्डेड ए करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 6.6 बिलियन और 0.9% ऑफ द जीडीपी इन अप्रैल जून 2021। वो लॉकडाउन के बाद का सीन था, तो वो क्या रीजंस रहे होंगे, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। अभी सिचुएशन के हिसाब से व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, हम उन रीजंस को समझते हैं। तो देखो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है 68.6 बिलियन है। ठीक है, ये एक वजह है। दूसरा वजह हम अगर बात करें, एन इंक्रीज इन दी नेट आउटगो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट, मतलब rose to 9.3 बिलियन इन अप्रैल एंड 7.5 बिलियन इन ईयर अगो। सिंपल सा बात, क्या समझो यहाँ पे, फिर से इसको पढ़ते हैं। इंक्रीज इन दी नेट आउटगो मतलब यहां से पैसा बाहर गया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट, इसका मतलब बाहर की कंपनी जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, ये तो अपना प्रॉफिट लेगी ना। तो ये जब अपना प्रॉफिट लेके बाहर गए तो ये रुपीस में थोड़ी लेके जाएंगे, ये किस पे लेके जाएंगे, ये डॉलर्स पे लेके जाएंगे, तो कम होगा ना, तो वो तो करंट अकाउंट डेफिसिट में आएगा। देन इंपोर्ट बिल ड्यू टू रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, उससे क्या हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन में वीट का प्रॉब्लम हो गया, फूड चेन मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट्स है कमोडिटी के वो ऊपर चले गया, पहला। दूसरा ऑयल तो है ही, ऑयल का प्राइस तो 100 पर बैरल से ज्यादा ही है कीमत उसका, और जब फरवरी के मंथ में रशिया ने ऐसा किया था तब तो और ऊपर था। सो उसके बाद हम देखते हैं नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो ऑफ $3 बिलियन इन अप्रैल जून वर्सेस एन इनफ्लो ऑफ 200 मिलियन ईयर अगो। तो देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो प्राइवेट कंपनियां करती हैं, तो इनका डेटा भी पॉजिटिव नहीं है अभी। कुछ रीजंस रहा होगा, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में आप अगर करंट अफेयर फॉलो करते हो तो गवर्नमेंट ने इनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया है, इनको भी बोला गया है कि आप जाओ बाहर के देशों से पैसा उठाओ, राइट, मतलब जो आप बोरो कर रहे हो वो बोरो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू करो, उस रूट पे करो। देन इन अप्रैल टू जून 2022 नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट शोड इनफ्लो वर्थ 300 मिलियन, इनफ्लो हुआ था 300 मिलियन का, शार्पली लोअर देन 2.5 बिलियन द सेम ईयर अगो। तो देखो ये सारा पैरामीटर्स ये करंट अकाउंट डेफिसिट को ऐड करता है। बट यस, एज आई सेड कि 1.5% से 3% के बीच में जब तक है सीएडी तब तक देर इज नॉट एन इशू, इंडिया कैन मैनेज। उसके बाद देर इज आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने, अब हम समझते हैं फॉरेक्स रिजर्व की बात। तो देखो फॉरेक्स रिजर्व आपके सामने है स्क्रीन पे, 2007-8 से 7-8 में ये 300 बिलियन के आसपास था, जो साल में अलग 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 है ना परेशानी से ये उठता उठता 2021-22 में ये सबसे ऊपर में था, 600 बिलियन से ज्यादा था। एंड आज के दिन में ये 550 बिलियन से थोड़ा सा कम है, मतलब सितंबर 16 की बात करें तो 545.65 बिलियन, बट ये आज सुबह के करंट अफेयर के हिसाब से 537 बिलियन के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व है अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व खत्म क्यों हुआ अभी के दिनों में, व्हाई इज फॉरेक्स डिप्लेटिंग, इसको समझना है। तो सिंपल टर्म है, आरबीआई जो है ना वो क्या कर रहा है, अपने करेंसी मतलब रुपी को डिफेंड कर रहा है। दैट इज व्हाट आरबीआई इज डूइंग एंड दैट इज द रीजन फॉरेक्स इज गोइंग डाउन। पहला,
दूसरा रीजन ये भी है, जब इंटरनेशनल करेंसी मतलब डॉलर अप्रिशिएट करता है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेक्स रिजर्व इन वैल्यू टर्म्स कम हो जाता है, तो वो कम दिखने लगता है। तो देयर आर टू रीजंस, मतलब एक रीजन नहीं है, दो रीजन। आई होप दोनों रीजन आपको क्लियर हो गया है। आगे तो यहाँ पे तो ये सवाल उठना ही चाहिए ना, डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व मेकिंग इंडिया वर्नेरेबल। नॉट रियली, एक्सपर्ट बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, क्यों? क्योंकि इंडिया ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी देख चुका है। 2013-14 में जब यूएस ने टेपर टैंट्रम किया था तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट इंडिया में आया था। अब सवाल यह है कि टेपर टैंट्रम है क्या? सिंपल सा बात है, टेपर टैंट्रम मतलब सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में पैसा पुश करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कैश फ्लश किया जाता है। दिस इज कॉल्ड टेपर टैंट्रम। तो देखो, अब यूएस ने किया तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुआ? यूएस ने जब यूएस बॉन्ड को खरीदना शुरू किया तो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्टर्स वहां चले गए। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारा डॉलर हमारे से निकल गया, मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी। सो व्हेन देयर इज आउटफ्लो ऑफ एन इंटरनेशनल करेंसी, इट इज ऑब्वियस दैट फॉरेन रिजर्व विल गो डाउन। तो वही चीज हुआ। तो उस समय भी जब टेपर टैंट्रम का इफेक्ट इंडिया को आया, फॉरेन रिजर्व में जो भी ऊपर चढ़ा नीचे गया, द रिजर्व वाज इनफ टू कवर द इंपोर्ट फॉर लेस देन 8 मंथ्स, मतलब 8 मंथ के आसपास इंपोर्ट कवर करता है। एट दैट टाइम द कवर वाज सफिशिएंट टू इंपोर्ट ऑफ 7.83 मंथ्स, मतलब 7 साढ़े 7 या 8 मंथ के आसपास वो सही था। उसके बाद 2008-9 में जब उसके पहले आई गेस उसके पहले जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब भी प्रॉब्लम हुआ। तब प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का रिजर्व हमारे पास था। सो जो रिस्क वाला फैक्टर है, एक्सपर्ट्स बिलीव, एंड एक्सपर्ट्स मींस दिस आर द एक्सपर्ट्स फ्रॉम आरबीआई, दिस आर द एक्सपर्ट्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि 4 मंथ्स का, अगर हम 4 मंथ्स के रिजर्व में आ गए जहां पे वी कैन ओनली कवर द बिल ऑफ 4 मंथ, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले इस पे, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो देखो इन्फ्लेशन में अभी हमने क्या देखा, अगस्त के मंथ में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो देखो अगस्त के मंथ पे सीपीआई जनरल 7.1% है, लेकिन अगर हम जुलाई के मंथ में देखें, ठीक है, जुलाई के मंथ में ये 6.71 था, तो 6.71 से ये 7% हुआ, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। लेकिन आरबीआई तो अगस्त के मंथ में ही रेपो रेट को बढ़ाया आरबीआई, उसके पहले भी आरबीआई ने बढ़ाया। तो फिर व्हाई दिस इज गोइंग अप? तो देखो रेपो रेट जब आरबीआई बढ़ाता है तो ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं बढ़ता, मतलब ऑल ऑफ ए सडन ये नहीं कम होता है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ये जो रिटेल प्राइस है ना, ये प्राइस इंडिया से तो कंट्रोल होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, फॉर एग्जांपल वॉर इन रशिया, है ना, ऑयल प्राइसेस, उसमें ऑयल प्राइसेस की वजह से लॉजिस्टिकल कॉस्ट, तो ये सारा चीज देखते हुए द प्राइस इज सर्टेनली और विल नॉट सर्टेनली कम डाउन इमीडिएटली। लेकिन अगर हम इसको डब्ल्यूपीआई के कॉन्टेक्स्ट में देखें, मतलब होलसेल या सप्लायर साइड से देखेंगे, तो ये 12.41 हुआ 13.93 से, मतलब ये कम हुआ। तो स्ट्रेट एंड सिंपल इंडिकेशन है कि डब्ल्यूपीआई में कम होना, सप्लायर साइड में अगर कम होना, तो ये सप्लायर साइड से रिटेल साइड में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है। राइट, सो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन विल ऑल्सो कम डाउन। एंड ऑब्वियसली आज अगर, मतलब आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन की बात करें तो रेपो रेट तो बढ़ाया है, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अब हम ग्रोथ सेंटिमेंट्स की बात करें, तो ग्रोथ सेंटिमेंट्स में हमने देखा था आरबीआई का टारगेट, तो ये था गवर्नमेंट का टारगेट 15.2, हमने अचीव कितना किया, 13.5, मतलब यहाँ पे भी हमने मिस किया। तो ऐसा हमने नहीं, ऐसा सबने किया, यूएस ने, यूके ने, सिर्फ जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने बोला कि हम ग्रो ही नहीं करेंगे, लेकिन वो 0.1% से ग्रो कर गए। चाइना, जापान, हर कोई टारगेट को मिस किया है। राइट, तो इसको देखते हुए आज के दिन का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब 30 सितंबर का जो मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आया है, उसमें आरबीआई प्रोजेक्ट किया है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 7% रहेगा। क्वार्टर 1 का आ गया है ऑलरेडी 13.5, ठीक है, इसलिए क्वार्टर 2 विल बी एट 6.3, क्वार्टर 3 will be 4.6, quarter 4 will be 4.6, and quarter 1 of the next financial year, that is financial year 24,
इट इज एट 7.2%। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं पॉलिसी रेट। ठीक है, तो देखो ये अगस्त 5 का है, राइट। तो पॉलिसी रेट आज के दिन में 5.9 है, मतलब ये और थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ पे है। ठीक है, ये आज का 30 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। ये पिछले वाले मॉनेटरी पॉलिसी तक का डेटा आपके सामने है। तो देखो यहाँ पे आरबीआई ने इन्फ्लेशन और ग्रोथ को रिटेन रखा है, 6.7% इन्फ्लेशन ये फाइनेंशियल ईयर का, और जो ग्रोथ है वो 7.2%। इसकी बात हम नहीं करते हैं। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इकोनॉमी में बढ़ जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, रेपो रेट आरबीआई बढ़ा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को कम कर रहा है। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विडिटी मार्केट से वैसे ही कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इससे प्रॉब्लम ये होता है, ग्रोथ में इसका इफेक्ट आता है। सो नाउ इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक कि ये कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ने आज से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 44,000 करोड़ रुपए स्पेंड किया। अब इसमें भी ना कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तो कोविड खत्म हो गया है, तो अब ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, इसको किसी और काम में लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एसेट्स में लगाओ। बट सी, गवर्नमेंट हैज टू डू सम सोशल रिफॉर्म्स। मतलब वी आर ए मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट, एंड वी आर सोशलिस्ट लीनिंग, तो हमको तो ये करना ही है। तो अभी दिवाली है, अभी उसके बाद नवरात्रि है, तो ये सारे फेस्टिवल्स को देखते हुए देन देयर इज अ क्रिसमस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मंथ से और बढ़ा दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। तो क्या होगा, ये जो जिनको एनएफएसए, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज है, जिनको ये पैसा मिलेगा, मतलब उनके पास ये ये त्योहार के दिनों में खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम होगा, बिकॉज स्टिल दे आर गेटिंग दैट फ्री कॉस्ट। तो ऑल्दो गवर्नमेंट हैज स्पेंट 44,000 करोड़, वो घूम के इकोनॉमी में वापस आ जाएगा, बट ये लोगों के थ्रू आएगा, नॉट थ्रू द गवर्नमेंट को। ठीक है, तो मतलब एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं ऑब्वियसली वो भी सिनोनिमी है इस चीज का, मतलब वो कैसे काम करता है ये शायद आप अभी क्लियर हो गया है। तो अगर रेपो रेट की बात करो तो आज के दिन में ये 5.9% पे है, एंड बाकी सारा रेट आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है तो यहाँ भी मैंने डाल दिया। सो आई होप ये सारे रीजंस आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वी आर रनिंग जीरो से PO every on 4th or 4 p.m. every day. Do watch it on our YouTube channel. So let's meet in some other lecture. Till then, prepare 50% faster with IXMB.